Last time we have studied law of conservation of mass and law of constant composition. Sorry, law of multiple proportion. Our today's topic is law of constant composition या फिर law of definite proportion. ठीक, थोड़ा सा overview दे देता हूँ मैं आप लोगों को. In law of conservation of mass, we have studied that during a chemical reaction, mass can neither be created nor destroyed. ठीक, ये law of conservation of mass था. और law of multiple proportion में we have studied in law of conservation of, or in law of multiple proportion we have studied when two elements combine together with the first mass of another element, they combine in the same proportion by mass or some multiple of it. बहुत डिटेल के अंदर जो है वो हमने इसको स्टडी किया था. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी. So today we are going to discuss law of constant composition or law of definite proportion. ठीक. Louis Prost put forward the law of constant composition and law of definite proportion. Okay. What is the statement? The law states that different samples of the same compound always contain the same elements combined together in the same proportions by mass. ठीक. देखिए इसको भी मैं जो है वो ब्रेक करता हूँ. ठीक है, देखिए different samples of same compounds always contain the same elements combined together in the same proportion by mass. ठीक, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए काफी सारी एग्जांपल्स निकाली हुई है इसमें. ठीक है, और इसी का एक और स्टेटमेंट भी हमारे पास आ जाता है. अ केमिकल कंपाउंड कंटेन्स द सेम एलिमेंट in exactly the same proportion by mass regardless of the size of the sample or source of the compound. बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये आप लोगों को. ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल वाटर ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स. ऐसी है, वाटर हमेशा जो है वो कंसिस्ट करता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम से. ठीक है, यही होता है ना, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है. सो it is always 89% oxygen by mass and 11% hydrogen by mass. अगर आप वाटर का सैंपल लेते हैं, अब चाहे वो 1 ml वाटर हो, 1 लीटर वाटर हो, 1000 लीटर वाटर हो या 100,000 लीटर वाटर हो, चाहे सैंपल छोटा हो चाहे सैंपल बड़ा हो, कितना ही वाटर क्यों ना हो, उसके अंदर जब आप प्रोपोर्शन निकालोगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो प्रोपोर्शन है वो यही आएगा. जो 1 ml में आएगा वही 1000 लीटर में आएगा. ठीक, अगर 1 ml के अंदर 89% ऑक्सीजन है और 11% हाइड्रोजन है बाय मास, तो 100,000 लीटर के अंदर भी आपके पास 89% ऑक्सीजन होगा बाय मास और 11% हाइड्रोजन होगा बाय मास. तो ये आपके पास सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा. ये आपके पास इसी तरीके से सेम ही अमाउंट रहेगी, ये अमाउंट आपके पास चेंज नहीं होगी, ये प्रोपोर्शन आपके पास चेंज नहीं होगा. तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आपसे क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आपसे क्या कहता है. लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आपसे यही कहता है कि डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द सेम कंपाउंड्स always contain the same elements combined together in the same proportion by mass. आप कहीं से भी सैंपल ले लीजिए वाटर का,
चाहे आप उस वाटर का सैंपल लें लेक से, चाहे आप उस वाटर का सैंपल लें रिवर से, चाहे आप उस वाटर का सैंपल लें अपने घर में टैप में आने वाले वाटर से, चाहे आप उस वाटर का सैंपल लें ग्लेशियर से मेल्ट होकर आने वाले वाटर से, उसमें परसेंटेज जो होगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वो सेम होगी। जो प्रोपोर्शन होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का वो सेम होगा, प्रोपोर्शन चेंज नहीं होगा। ठीक, इसीलिए हम इसे कहते हैं कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या डेफिनाइट प्रोपोर्शन, क्योंकि इसके अंदर प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा। आप कहीं से भी सैंपल ले वाटर का, परसेंटेज जो है वाटर की वो चेंज नहीं होगी, प्रोपोर्शन जो है वो चेंज नहीं होगा, प्रोपोर्शन वही फिक्स रहेगा जो था। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो जो प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन चेंज नहीं होगा, वो प्रोपोर्शन उसका वही रहेगा, फिक्स ही रहेगा। जो प्रोपोर्शन था उसका वही प्रोपोर्शन रहेगा, चाहे आप कितने ही सैंपल्स लो ना ले लें। ठीक है, तो एक बात हो गई ये, आइए फिर हम इसके एग्जांपल्स स्टडी करते हैं। एग्जांपल्स की हेल्प से और इजीली हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने वही एग्जांपल दी हुई जो मैं आप लोगों को समझा रहा था। एवरी सैंपल ऑफ प्योर वाटर दो prepared in laboratory or obtained from rain, river or water pump contains 1 part hydrogen and 8 parts of oxygen by mass। ये वही बात आ गई 89% जो by mass ऑक्सीजन एंड 11% by mass हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास वही चीज आ गई जो हम अभी प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे। वही एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने आप लोगों को भी एक्सप्लेन की कि आप वाटर का सैंपल कहीं से भी ले लो, चाहे आप वो वाटर का सैंपल जो है वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करो, चाहे आप रेन्स वाटर प्रिपेयर करो, चाहे आप रिवर से उसका सैंपल कलेक्ट करो या वाटर पंप से कलेक्ट करो, जो रेशो है वो रेशो यही रहेगा, दैट इज 1:8, 1 part हाइड्रोजन एंड 8 parts ऑफ ऑक्सीजन। आप कहीं से भी इसको, अच्छा ये सिर्फ वाटर के साथ ही नहीं है, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं आपके पास सब में यही है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो मीथेन हो, चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो, तो हर कंपाउंड का जो प्रोपोर्शन है वो डेफिनाइट रहेगा, चाहे आप सैंपल उसका कहीं से भी कलेक्ट करो। यहाँ तक अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो। यहाँ तक अगर आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो वो कर सकता है। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं सर। क्लियर है यहाँ तक की बात? ये सर। अच्छा, आप लोगों के कैमरास फिर ऑफ हो गए? कैमरास ऑन कीजिए अपने, ऐसा तो नहीं है यहाँ क्लास स्टार्ट करके वहाँ आप लोग बारिश के मजे ले रहे हो। आमिर, कैमरा ऑन करो बेटा। सुहेब, मुस्तफ़ा और उमर सलमान, आप लोग भी अपने कैमरास ऑन करो। उमर, सुहेब, कैमरास ऑन कीजिए बेटा। उमर, कैमरा ऑन कीजिए।
उमर कैमरा ऑन कीजिए। मुंह क्यों छुपाया हुआ है उमर? किसी को मुंह दिखाने के लिए नहीं रहा है अब क्या? हाँ अब सही है, अब नजर आ रहा है। सही है, मुझे लगा सो गए थे आप। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो रही है आप लोगों की? यस ठीक सर। है, इसी को सपोर्ट करने के लिए, इसी लॉ को सपोर्ट करने के लिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को सपोर्ट करने के लिए, या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को सपोर्ट करने के लिए बेसिलियस ने एक एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया था। आपकी बुक के अंदर भी ये एक्सपेरिमेंट जो है वो रिटन है, आप लोग वहां से भी इसको स्टडी कर सकते हो। बेसिलियस ने एक एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया था। अच्छा, बेसिलियस ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? Berzelius heated 10 gram lead with various amount of sulfur, but every time he got exactly 11.56 gram of lead sulfide, and then excess of sulfur was left over. ठीक, देखिए इसने क्या किया, इसने लेड की जो अमाउंट थी ना वो फिक्स रखी। लेड, इसने 10 ग्राम लेड लिया और इसको डिफरेंट अमाउंट ऑफ सल्फर्स के साथ रिएक्ट कराता रहा। सही, तो इसने 10 ग्राम लेड लिया, उसको जो है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ सल्फर्स के साथ रिएक्ट कराया। इसने 2 ग्राम ऑफ सल्फर के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है, 10 ग्राम लेड को इसने 2 ग्राम सल्फर के साथ रिएक्ट करवाया, तो जो लेड सल्फाइड बना वो 11.56 ग्राम बना। ठीक, उसके बाद फिर इसने 10 ग्राम ऑफ लेड को 3 ग्राम ऑफ सल्फर के साथ रिएक्ट कराया, उस वक्त भी लेड बना इसके पास 11.56 ग्राम। फिर इसने 10 ग्राम ऑफ लेड को हीट कराया 4 ग्राम ऑफ सल्फर के साथ, उस वक्त भी इसके पास लेड बना 11.56 ग्राम, लेड सल्फाइड बना 11.56 ग्राम। फिर इसने 10 ग्राम ऑफ लेड को 5 ग्राम ऑफ सल्फर के साथ रिएक्ट कराया, उस वक्त भी इसके पास जो लेड सल्फाइड बना वो बना 11.56 ग्राम। इस चीज से कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप लोग? कुछ समझ में आ रहा है? जो एक्सपेरिमेंट ये कर रहा है कि ये सल्फर की अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो लेड सल्फाइड आपके पास प्रिपेयर हो रहा है, जो लेड सल्फाइड आपके पास आ रहा है वो 11.56 ग्राम ही आ रहा है। वो लेड सल्फाइड की अमाउंट आपके पास इंक्रीज नहीं हो रही है, वो लेड सल्फाइड की जो अमाउंट है आपके पास वो फिक्स है, वो 11.56 ग्राम ही है, वो इंक्रीज नहीं हो रही। तो इसको देख के आप लोग कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? इसको देखकर आप लोगों को कुछ एनालाइज कर पा रहे हो कि बेसिकली हो क्या रहा है? असद, कुछ समझ में आ रहा है बेटा इसको देख के? ये जो अमाउंट ऑफ सल्फर ये एक्सेस कर रहा है, लेकिन आपके पास जो लेड सल्फाइड है वो 11.56 ग्राम ही आ रहा है। 2 ग्राम ऑफ सल्फर के साथ रिएक्ट कराने पर भी सेम रहा, 3 ग्राम के साथ भी सेम रहा, 4 ग्राम के साथ भी सेम रहा और 5 ग्राम के साथ भी सेम रहा। खजर, क्या क्या समझ में आ रहा है? क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो उस चीज को देखकर? सर यही मुझे भी आपसे पूछना था, लेकिन आपने हमसे ही पूछ लिया। सर इसमें तो ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि इसका मास चेंज नहीं हो रहा, इसका मास सेम रह रहा है। बिल्कुल ठीक। एक चीज तो फातिमा ने हमें बता दी कि लेड सल्फाइड का जो मास है वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक, क्योंकि लेड का मास चेंज नहीं हो रहा, इस वजह से लेड सल्फाइड का भी मास चेंज नहीं हो रहा। हम जो अमाउंट ऑफ सल्फर इंक्रीज कर रहे हैं, तो सल्फर उतना ही रिएक्ट कर रहा है लेड के साथ जिस प्रोपोर्शन में वो लेड सल्फाइड फॉर्म करता है। ठीक है, तो लेड सल्फाइड अगर 10 ग्राम ऑफ लेड है तो उसके साथ 1.56 ग्राम ऑफ सल्फर ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगर 10 ग्राम ऑफ लेड है हमारे पास तो उसके साथ 1.56 ग्राम सल्फर ही रिएक्ट करेगा।
अब चाहे आप उसको दुनिया के किसी भी कोने में करा लें, 10 ग्राम ऑफ लेड के साथ जो है वो 1.56 ग्राम ही सल्फर रिएक्ट कर रहा होगा। इसके अलावा जो हम सल्फर रिएक्ट करवा रहे हैं, वो जो सल्फर है वो एक्सेस में जा रहा है, वो अनरिएक्टेड रहता है। ठीक, उसको हम एज अ लेफ्ट ओवर कंसीडर कर रहे होते हैं एक्सेस सल्फर को। ठीक, तो अगर आपने 2 ग्राम रिएक्ट कराया तो 0.46 ग्राम एक्सेस हो गया। अगर आपने 3 ग्राम रिएक्ट कराया तो 1.56 ग्राम रिएक्ट कर गया लेड के साथ, और जो रिमेनिंग 1.44 ग्राम था वो आपके पास एज लेफ्ट ओवर आ गया। जब आपने रिएक्ट कराया 4 ग्राम तो 1.56 ग्राम रिएक्ट कर गया और 2.44 ग्राम आपके पास एक्सेस में आ गया। ठीक, जब आपने रिएक्ट कराया 5 ग्राम तो आपके पास 1.56 ग्राम तो रिएक्ट कर गया और 3.44 ग्राम जो है वो आपके पास एक्सेस में लेफ्ट ओवर हो गया। अब ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आई है? अब ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। आप लोगों के कैमरास फिर ऑफ हो गए, अपने कैमरास ऑन कीजिए। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ बेटा, ये आप लोगों का ऑन कैमरा सेशन होता है, ठीक है, और आप लोगों का कैमरा ऑन होना मैंडेटरी है। सो नेक्स्ट टाइम से मैं सिर्फ वीडियो पार्टिसिपेंट्स अलाउ करूंगा, उसके अलावा फिर पार्टिसिपेंट्स अलाउ नहीं करूंगा। फिर आप लोगों की अटेंडेंस का इशू होगा तो फिर आप लोग मुझे ना कहना। मैं आप लोगों को रिपीटेटिवली ये बात कह चुका हूँ कि ये आप लोगों का ऑन कैमरा सेशन होता है, तो आप सबके कैमरास ऑन होने चाहिए, कैमरास ऑफ नहीं होने चाहिए। तो क्लास के लिए पहले से रेडी होके बैठा करें आप लोग और अपने कैमरास ऑन किया कीजिए। ड्यूरिंग क्लास आप लोगों का कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए, सबके कैमरास ऑन होने चाहिए। ये बात हम कई बार कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो मैं एक बार जो है वो फिर इसको स्टार्ट से डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द सेम कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स combined together in the same proportion by mass। ठीक, डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम कंपाउंड, डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम कंपाउंड का मतलब कि आप एक कंपाउंड के कितने ही सैंपल्स ले लीजिए, आप एक कंपाउंड के कितने ही डिफरेंट सैंपल्स ले लीजिए, चाहे वो सैंपल आप ले लीजिए रेन वाटर का, चाहे वो आप सैंपल ले लीजिए टैप वाटर का, आप कहीं से भी ले लीजिए, डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम कंपाउंड। ठीक, ये बात समझ में आई? डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम कंपाउंड का क्या मतलब, एक ही कंपाउंड के डिफरेंट सैंपल्स, एक ही कंपाउंड के डिफरेंट सैंपल्स आप ले लीजिए। जरूरी नहीं है, मैं आपको वाटर की एग्जांपल दे रहा हूं तो आप वाटर ही का लें, आप किसी का भी ले सकते हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। यस सर। ठीक, तो मैं यही कह रहा था आप लोगों से कि आप डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम कंपाउंड का मतलब ये है कि आप एक कंपाउंड के डिफरेंट सैंपल्स ले लीजिए, चाहे वो आप कहीं से भी ले लीजिए, किसी भी सोर्स से आप वो सैंपल ले लीजिए एक ही कंपाउंड का। ठीक, और जब आप उसके अंदर कॉम्पोजिशन देखेंगे तो एलिमेंट्स की कॉम्पोजिशन सेम रहेगी। ठीक, सेम एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे होंगे टुगेदर, एक दूसरे के साथ सेम एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे होंगे, और उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो उनका प्रोपोर्शन भी सेम होगा। ठीक, ऐसा नहीं होगा कि आपने पाकिस्तान में जो वाटर का सैंपल लिया है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है, और आप अगर जो है वो कनाडा चले गए और आपने वहां से वाटर सैंपल लिया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। ठीक, पहली बात तो ये आ गई कि दोनों एलिमेंट सेम रहेंगे, चाहे आप सैंपल उसका कहीं से भी लो, पहली बात ये आ गई। फिर दूसरी बात
कि सैंपल तो सेम रहेंगे ही रहेंगे, इसके साथ साथ प्रोपोर्शन भी सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पाकिस्तान से जो सैंपल कलेक्ट किया उसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, आप कनाडा चले गए, क्योंकि वो जो है कनाडा जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री है, उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, तो वो बोलेंगे नहीं भाई हम तो 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन वाला पानी पियेंगे, हम तो ये पानी पियेंगे ही नहीं जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ऐसा नहीं है। तो जो प्रोपोर्शन है वो भी सेम रहेगा और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी सेम रहेंगे। असद आप क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, आपने एड्रेस किया। सर मुझे क्वेश्चन करना था कि जैसे एक मिनरल वाटर होता है जो हम पी सकते हैं, सेफ होता है हमारे लिए, और एक होता है हम्म जो बहुत कंटेजियस होता है, बोरिंग का पानी, तो उनके भी हम्म सैंपल सेम रहेंगे? देखिए असद, वाटर का जो प्रोपोर्शन है ना वो सेम रहेगा। ये देखें, वाटर को प्योर वाटर की हम प्योरिटी और इम्प्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंपोजिशन ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। जो आप बात कह रहे हो ना कि आप मिनरल वाटर पीते हो, जो दूसरा वाटर होता है वो इंजीरियस होता है, वो इम्प्योरिटीज की वजह से होता है कि वाटर के अंदर डिफरेंट इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। ठीक, वो जो इम्प्योरिटीज आ जाती हैं वो उसको कंटेमिनेटेड वाटर में कन्वर्ट कर देती है। हम वाटर एज कंपाउंड की बात कर रहे हैं। जब हम वाटर की बात कर रहे हैं एज कंपाउंड, तो उसके साथ जो इम्प्योरिटीज हैं हम उन्हें नेग्लेक्ट करेंगे, हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, वाटर सेम होगा, दैट इज H2O। ये जो वाटर है, चाहे ये बोरिंग का पानी हो, चाहे ये मिनरल वाटर हो, चाहे ये कहीं का भी वाटर हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द impurities which are soluble in the water during the process it come from। ठीक है, ये आप लोगों ने क्लास 8 में जो है वो डिस्कस किया था कि वाटर साइकिल जो होता है उसमें वाटर जब ट्रैवल कर रहा होता है सॉइल बेड से होता हुआ, तो उसके अंदर डिफरेंट इम्प्योरिटीज जो हैं वो डिसॉल्व हो रही होती हैं। ठीक, इसी तरीके से अंडरग्राउंड जो वाटर आप लोग निकाल रहे होते हो, जिसे आप लोग बोरिंग वाटर कहते हो, उसमें भी डिफरेंट इम्प्योरिटीज डिसॉल्व हो रही होती हैं। तो हियर वी आर नॉट talking about the impurities which are soluble in the water, we are talking about the water, H2O। ठीक है, तो H2O H2O ही रहेगा, H2O H3O नहीं हो जाएगा, H2O CO नहीं हो जाएगा, वाटर H2O ही रहेगा, चाहे आप उसका सैंपल कहीं से भी कलेक्ट कर लो। मैं इम्प्योरिटीज की बात नहीं कर रहा, इम्प्योरिटीज अगर उसके अंदर डिसॉल्व होंगी तब भी वो वाटर की कंपोजिशन को चेंज नहीं कर देंगी, वो वाटर वाटर ही रहेगा। इम्प्योरिटीज अगर उसमें डिसॉल्व हो रही हैं तो वाटर तब भी वाटर ही रहेगा। मैं आपको इसके एग्जांपल ऐसे भी देता हूँ कि आप लोगों ने अपने जो क्लोथ्स हैं वो वॉश किए, अपने क्लोथ्स वॉश करने के बाद आपका जो उसके बाद जो आपके पास वाटर बचता है आफ्टर वॉशिंग द क्लोथ्स, वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। ठीक है, उससे ज्यादा गंदा मेरा नहीं ख्याल कि कोई और आपको पानी जो है वो देख सकते हो। तो वो वाटर कितना जो है वो गंदा हो जाता है, लेकिन तब भी उसके अंदर वाटर की जो कॉम्पोजिशन होगी वो वही रहेगी, H2O, वाटर वाटर ही रहेगा, वाटर की कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी। इम्प्योरिटीज का आ जाना, ठीक है, या ऐसे सब्सटेंस का आ जाना जो वाटर की क्वालिटीज खराब कर दें, या वाटर की जो पोटेबल वाटर की जो क्वालिटीज हैं उन्हें डिस्टर्ब कर दें, वो एक अलग चीज है, लेकिन कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी। यही तो कहता है ये लॉ। इस लॉ को स्टडी करने का मकसद ही यही है हमारा कि आप डिफरेंट सैंपल्स ले लीजिए सेम कंपाउंड के। ठीक है, डिफरेंट सैंपल्स ले लीजिए सेम कंपाउंड के, वो कंटेन करेंगे सेम एलिमेंट्स, और वो जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो कंबाइंड हो रहे होंगे सेम प्रोपोर्शन से। ठीक है, और जो है वो इसको लॉ को जो है वो पॉइंट्स में ब्रेक करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहली बात, डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम कंपाउंड ऑलवेज। ठीक, डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम कंपाउंड का मतलब एक ही कंपाउंड के आप डिफरेंट सैंपल्स ले लीजिए। ठीक है, फॉर जैसे हमने वाटर के एग्जांपल डिस्कस करी, चाहे वो रिवर का हो, चाहे वो लेक का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द सेम कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर। ठीक, उनके अंदर हमेशा सेम एलिमेंट्स होंगे। जो मैंने आपको H2O की एग्जांपल दी कि आप वाटर कहीं से भी ले लो, उसके अंदर H2O ही होगा। ठीक, तो पहली बार, डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स। ठीक है, आप कहीं से भी सैंपल ले लीजिए,
एक कंपाउंड का उसके अंदर सेम एलिमेंट्स ही होंगे और वो कंबाइन करेंगे सेम प्रोपोर्शन बाय मास। वो जिस प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहे होंगे वो मास, वो सेम प्रोपोर्शन बाय मास कंबाइन करेंगे। जैसे हमने बर्जीलियस के एक्सपेरिमेंट वाली एग्जांपल यूज की कि लेड के साथ 1.56 ग्राम, 10 ग्राम लेड के साथ 1.56 ग्राम सल्फर ने रिएक्ट किया। अब आप अमाउंट ऑफ सल्फर इंक्रीज करते जाओ, लेकिन जो आपके पास लेड सल्फाइड बन रहा है वो 11.56 ही बनेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप उसके अंदर कितना सल्फर फर्दर ऐड कर रहे हो, आप जितना ज्यादा सल्फर ऐड करते जाओगे वो एक्सेस होता जाएगा। वो आप जितना उसके अंदर सल्फर फर्दर ऐड करते जाओगे वो सल्फर एक्सेस होता चला जाएगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो रही है? क्लियर हो रहा है आप सब लोगों को लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन? जी यस सर। सर, बहुत अच्छा। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर अभी भी आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग मुझसे कर सकते हो। हम इसको, कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप लोगों के माइंड में आ रहा हो तो। सर वो जो आपने एक चार्ट दिखाई थी ना कि बर्जीलियस ने लेड मेल्ट किया तो वो वाली चार्ट दोबारा दिखा दो, एक्सप्लेन कर दो। ये वाला, जी सर। ठीक है। देखिए बर्जीलियस ने 10 ग्राम ऑफ लेड लिया, उसको डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सल्फर के साथ रिएक्ट कराया, तो उसने देखा क्या कि वो किसी भी अमाउंट ऑफ सल्फर के साथ जब उसको रिएक्ट करा रहा है तो जो लेड सल्फाइड फॉर्म हो रहा है उसके पास वो 11.56 ग्राम ही हो रहा है। इसने इसको 2 ग्राम ऑफ सल्फर के साथ भी रिएक्ट कराया, 3 ग्राम ऑफ सल्फर के साथ भी रिएक्ट कराया, 4 ग्राम ऑफ सल्फर के साथ भी रिएक्ट कराया, 5 ग्राम ऑफ सल्फर के साथ भी रिएक्ट कराया, लेकिन इसके पास लेड सल्फाइड कितना बना? 11.56 ग्राम ही बना। ठीक, बाकी जो अमाउंट ये इंक्रीज करता रहा ये अमाउंट एक्सेस होती रही। इस अमाउंट ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट किया, रिएक्शन में सिर्फ जो पार्टिसिपेट किया वो 1.56 ग्राम सल्फर ने पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में, और उसके अलावा जितनी भी अमाउंट थी सल्फर की वो एक्सेस होती रही। ठीक है, वो क्या होती रही? वो एक्सेस होती रही। समझ में आ रही है बात? यस सर। सर एक्सेस मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही, ऐसी रखी हुई है। सही है। इसकी एग्जाम्पल आप लोग ऐसे लो कि फॉर एग्जाम्पल आपको अपने घर से नानी के घर जब आप ट्रैवल करते हो तो आपकी गाड़ी कंज्यूम करती है 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, आप अपने घर से नानी के घर जा रहे हो, आपकी जो व्हीकल है वो कंज्यूम कर रही है 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। आपने जो है वो डलवा लिया 5 लीटर। तो अब आप अपने घर से नानी के घर चले गए, आपकी गाड़ी कंज्यूम कितना करती है पेट्रोल? 2 लीटर्स। तो बाकी का जो 3 लीटर्स है वो क्या रहेगा? वो तो एज इट इज रहेगा ना गाड़ी के अंदर, वो तो यूज नहीं होगा। तो इसी तरीके से सिर्फ 1.56 ग्राम ऑफ सल्फर लेड के साथ रिएक्ट करेगा, उसके अलावा जो रिमेनिंग होगा वो एज इट इज रहेगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, मैं आप लोगों को अभी जो है वो होमवर्क पोस्ट करूंगा, उस होमवर्क के अंदर मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चंस दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपके पास, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विद द हेल्प ऑफ लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन होगा आपके पास, स्टेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, स्टेट लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये तीनों, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी बुक के अंदर इजीली मिल सकते हैं। और अगर आप लोगों को बुक में ढूंढने में परेशानी हो तो ये तीनों ही जो लॉज हैं ये मैं आप लोगों को इनके स्टेटमेंट्स भी और इनके एग्जांपल्स भी लेक्चर्स में आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा था, और उससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था।
ठीक है, तो सर ये आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन भेजा था वो मैंने कर लिया है, आपने भेज दिया था। जी 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 ठीक है। तो अब जो है अच्छा, अब जो है वो ये मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा और ये क्वेश्चंस आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स के अंदर कॉपी डाउन करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपकी नोटबुक के अंदर होने चाहिए, तीनों क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चंस आप लोगों को अभी थोड़ी देर में ही जो है वो आप लोगों के पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा, तो ये आप लोगों के पास आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके। हलीमा, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है बेटा? आपका मैसेज क्यों आता है? ठीक है, चलें स्टूडेंट्स, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपने जो आपके साथ के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, जो आपके क्लास फेलोज हैं, उन्हें बोलिएगा कि क्लास अटेंड करें। मैं ये सेकंड क्लास ऐसी देख रहा हूँ जिसके अंदर हमारे पास